नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स, ऑलराइट। सो दोस्तों, ओशन करेंट्स में हम लोग सब अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे ओशन करंट होता क्या है। दूसरा डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जो कि ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तीसरा, ऑफ कोर्स, ओशन करंट्स के वेरियस टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं ओवरऑल ओशन करंट्स के, डिफरेंट ओशन करंट्स जो कि आपको इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेंगे। तो उन सब ओशन करंट्स के बारे में एक एक करके माइन्यूटली अच्छे से चर्चा करेंगे। और फाइनली इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट, दैट इज ओशन करंट जो ओवरऑल चलता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट में। और इन टॉपिक्स को आपको एवे ही डिस्कस थोड़ा ना कर रहा हूँ। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर देख लोगे ना तो देखो 2015 में क्लियरली 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आपको सीधा पूछा गया था फैक्टर्स बताइए जो रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स। आज हम लोग ये क्लियरली ये क्वेश्चन सब कुछ कर लोगे आप। अगर आप आज का हमारा लेक्चर देख लिए तो ये क्वेश्चन ए टू जेड आप 12.5 मार्क्स आपको आराम से आ जाता 2015 में। 2019 में देखो ये सीधा क्वेश्चन है, हाउ डू ओशन करंट्स एंड वार्म मासेस एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट। अगेन वाटर मास एक अलग सा टॉपिक है। व्हाट आई विल डू इज लाइक वाटर मास भी मैं करवा दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो भी, इसको भी मैं अच्छे से बता दूंगा। तो अगेन वो वाला वीडियो, और अगर ओशन करंट्स का एस्पेक्ट तो लिख ही सकते हो ना यार। देखो ओशन, हाउ डू ओशन करंट्स डिफर इन द एंड वाटर मासेस ऑफ कोर्स डिफर इन द इंपैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ, मतलब कैसे इन्फ्लुएंस करता है ओशन करंट मरीन लाइफ को और कोस्टल एनवायरनमेंट को भी, राइट। तो सब कुछ ए टू जेड आपको आज वाले क्लास से समझ में आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ओशन करंट्स। ओशन करंट्स होते क्या है, राइट। सो दोस्तों, ओशन करंट्स जो है ना, आप देखते होंगे दैट ओशन में जो है ना वाटर की मूवमेंट होती रहती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, राइट। तो वही चीज, एक मैसिव मैसिव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ओशन वाटर का। डिफरेंट फोर्सेस इसमें इंपैक्ट करती है ऑफ कोर्स, बट वो जो मूवमेंट होता है ना दोस्तों, ये कंटिन्यूअस होता है, यह प्रेडिक्टेबल होता है। दैट इज एक रीजन से दूसरे रीजन, जैसे बेंगुएला करंट, राइट। तो एक जहां से बहेगी वही बहेगी। कैनेडी करंट जहां पर अभी भी बह रही है वहां पर फ्यूचर में बहेगी। वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होती है, राइट। और डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में बहती रहेंगी। हम्बोल्ट करंट अगर जहां से बह रही है वहीं से बहेगी, समझ रहे हो बात, वो चेंजेस नहीं होती। गल्फ स्ट्रीम जिधर से बह रही है उधर से बहेगी, समझ रहे हो। तो वही चीज है, ये ओशन करंट जो है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, होती है, प्रेडिक्टेबल होती है और डायरेक्शनल मूवमेंट होती है सी वाटर का। वेरियस फोर्सेस इस पे इंपैक्ट करते हैं जिसके कारण ओशनिक वाटर जो है ना हॉरिजेंटली तो मूव करती ही है बट साथ ही साथ वर्टिकली भी। हॉरिजेंटल कैसे, दैट इज अलोंग द ओशन फ्लोर। हॉरिजेंटल तो मूवमेंट होगा ही ओशन करंट का, बट साथ ही साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट होता है ओशन करंट का, ठीक है। और ओशन करंट दोस्तों एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो अभी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में चर्चा करेंगे उसमें देखेंगे दैट ह्यूमन काइंड को जो है ना बहुत एक लंबा, एक लार्ज इंपैक्ट करती है ना, एंड द बायोस्फीयर ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस के कारण, राइट। तो अगेन कैसे कैसे करती है, चलो वही सब चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे ये पार्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ओशन करंट होती क्या है। अब डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को। देखो बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है ओशन करंट को, सेकेंडरी फैक्टर। एक एक करके अगर डिस्कस करें, सबसे पहले प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे ओशन करंट्स, पहले तो बात तो बहती क्यों है, ऑफ कोर्स सन के हीट के कारण जो है ना, कोई भी रीजन के वाटर जो है एक्सपैंड होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दैट इक्वेटोरियल रीजन का जो वाटर है वो ज्यादा हीटेड होता है और वो ज्यादा एक्सपैंड होता है, राइट। अब आप खुद सोचो, वही देखो क्लियरली लिखा हुआ है, नियर द इक्वेटर ओशन वाटर जो है ना एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो जाता है दैट ओवरऑल अगर ओशन सी लेवल अगर यह है ना, तो अगर सोचो ये वाला पोर्शन इक्वेटर का है तो यहां पर जो है ना अराउंड 8 सेंटीमीटर ये ज्यादा ऊपर रहेगी, ठीक है। इतना ज्यादा बल्ज क्रिएट हो जाता है, समझ रहे हो बात। तो अगर सोचो यहां पर अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स सी लेवल से थोड़ा, जैसे बोला ना 8 सेंटीमीटर अराउंड, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, कब बहुत सारे केसेस में ये 2 सेंटीमीटर, बहुत सारे केसेस में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है दैट रेट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंशन क्या है। बट ऑन एन एवरेज अगर देख लीजिए, अगर 8 सेंटीमीटर भी अपने लेवल से हाई है, सोचो ये लेवल है, ठीक है, वहां से 8 सेंटीमीटर हाई है, तो ऑब्वियस सा बात है ये इस लेवल से इस लेवल में आना कोशिश करेगी क्या, नहीं,
है ना। तो इसीलिए स्लाइड सा ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जिसके कारण वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो ये लेकिन फैक्टर्स है जिसके कारण बेसिकली ये आई मीन ओशन करंट्स बहता है। उन फैक्टर्स को एक एक करके मैं आपके सामने डिकोड कर रहा हूं, राइट। दूसरा फैक्टर है विंड। अच्छा, आपको पता है दैट कभी भी विंड के डायरेक्शन के अलोंग जो है ना, ओशन की जो ये है वो भी मूव करती रहती है। जैसे क्लियरली लिखा हुआ है, विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर टू मूव। जी हाँ, विंड जो है, बट विंड जो मूव कराती है ना वाटर के लेयर को, वो अपर लेयर को ही मूव करा पाती है। क्या भीतर के लेयर को मूव करा पाएगी? नहीं, उतना पावर ही नहीं होता भाई, ठीक है। तीसरा तो होता है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है? इट टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइल। जैसा कि मैंने बोला, इक्वेटोरियल रीजन में पाइल अप हो जाता है, राइट। तो वो क्या होता है दैट वो पाइल अप जहां पर भी होगा, जैसे देखो इस रीजन में पाइल अप दिख रहा है ना, अब ये पाइल अप जो होगा ना, तो अगेन क्लियरली ग्रेडियंट से फॉर्मेशन होता हुआ, और इस ग्रेडियंट के अलोंग ही वाटर बहने की कोशिश करेगी। और फाइनली कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है ये इंटरवीन करता है और कॉज करता है वाटर टू मूव टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो कोरियोलिस फोर्स के कारण आपको विंड का डायरेक्शन पता है ना, कैसे कैसे मूव करता है। और हमने क्या पढ़ा दैट विंड जो है अपने साथ अपर लेयर ऑफ वाटर को ड्रैग करती है, राइट। तो जो विंड की मूवमेंट रहेगी ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, वही सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा ऑफ द ओशन करंट्स एज वेल, ठीक है। तो यहां पे हमें क्लियरली दिख भी रहा है, जैसे इधर से गल्फ स्ट्रीम रहता है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए ओशन करंट भी मूव इधर कर रही है, ठीक है। तो यही चीज है, मतलब जहां पर बेसिकली हमें देखने को मिलेगा लाइक मूवमेंट ऑफ विंड, उसके अलॉन्ग ही हमें मूवमेंट ऑफ ओशन करंट भी देखने को मिलेगा। तो एनीवेज ये तो खैर हम लोगों ने प्राइमरी फोर्सेस के बारे में चर्चा की। अब अगर आ जाते हैं सेकेंडरी फोर्सेस के बारे में दोस्तों, तो देखो वो क्या होता है ना, सेकेंडरी फोर्सेस के कारण बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट जो होता है ना, वो सेकेंडरी फोर्सेस के कारण होता है। प्राइमरी फोर्सेस के बारे में तो आपने देख लिया, जहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादातर होता है, बट सेकेंडरी फोर्सेस के कारण जो है वर्टिकल मूवमेंट होता है। और ये किस लिए होता है पता है? ड्यू टू द वाटर डेंसिटी में जो डिफरेंसेस होता है, इसके कारण, ठीक है, जिसके कारण वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन जो है वह इंपैक्ट होती है। अब क्या होता है, अब हमें पता है दैट ओशन, जो भी ओशन वाटर सलाइन होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, पता है ना। तो हाई सैलिनिटी ऑफ वाटर इज हाईली डेंसर वाटर, ठीक है। बट वहीं पर जो वाटर का सैलिनिटी कम है, क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट वो रिस्पेक्टिवली लेस डेंसर होता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बोला गया, अगर हाई डेंसिटी वाटर डेंसर है, राइट, और हमें पता है कोल्ड वाटर भी ज्यादा डेंसर होता है एज कंपेयर टू लो वार्म वाटर, और हमें पता है वार्म वाटर में सैलिनिटी भी लो होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो डेंसर पानी हुआ, आप खुद सोचो ना, एक बकेट में मैंने पानी ले लिया, ठीक है। तो यह अगर डेंस पानी है तो ये तो नीचे आने की कोशिश करेगा ना जी, और लाइटर वाला पानी ऊपर आएगा नहीं। बट क्योंकि डेंस पानी नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो कवर किया जाता है लाइटर वाटर के द्वारा। समझ रहे हो? टेक्निकली अगर देखा जाए सिर्फ डेंस वाटर का ही मूवमेंट होता है, बट वो जो है ना, मतलब लाइट वाटर, वो अपेरेंटली ऑटोमेटिकली ऊपर चला आता है। समझ रहे हो बात? ओके। टेम्परेचर ऑफ वाटर अगर देख लीजिएगा, कोल्ड वाटर ओशन करंट अकर्स व्हेन कोल्ड वाटर एट द पोल सिंक्स। जी हाँ दोस्तों, जब भी पोलर रीजन में कोल्ड वाटर जब जाता है ना, वो जब सिंक होता है पोलर रीजन में, तब हमें बेसिकली यू नो टेम्परेचर ऑफ वाटर, आई मीन वो सिंक होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां पर ठंड है। मैंने डिस्कस किया ना, कोल्ड वाटर जो है ये डेंसर होता है। तो जब कोल्ड वाटर डेंसर होता है तो ऑब्वियस सा बात है यार, वो तो भीतर में घुस जाएगा। दैट इज, अगर इन डेप्थ ऑफ ओशन में जाओगे तो वो नीचे चला आएगा। और इन टर्न जो है क्या होता है ना, दैट सोचो ये सरफेस वाटर है, ठीक है। सरफेस वाटर इधर से गया, यहाँ पे कोल्ड बन गया वो वाटर, वो डेंस कर गया, फिर वो मतलब सब सरफेस मूवमेंट उसका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से जो वाटर, जो वार्म वाटर जो इधर जा रही है ना, यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना जी, काइंड ऑफ। तो उस वैक्यूम को भी तो फिल अप करना है ना, उसको सक्शन किया जाता है फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ वाटर। क्लियर है? तो इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशन करंट्स में देख लिया कौन कौन से फैक्टर्स है, जिसमें प्राइमरी फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, और सेकेंडरी फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओशन करंट। देखो टाइप्स अगर देखोगे ना दोस्तों, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ हमें ओशन करंट्स को क्लासीफाई करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी हम ओशन करंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सरफेस करंट्स, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ठीक है। डेप्थ में क्या है, सरफेस करंट सबसे पहला आपका जाके वो है, ठीक है। और दूसरा है डीप सर्कुलेशन, ठीक है। तो सरफेस करंट अगर देखोगे तो नो डाउट हम लोगों ने देखा जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है ना, दैट इज मेनली फैसिलिटेटेड ड्यू टू
द सरफेस करंट। ठीक है, यहाँ पे हमें लार्ज स्केल सरफेस करंट मूवमेंट, ओशन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो क्या दुनिया के ग्लोबल विंड सिस्टम जो है ना वो उसको बेसिकली रिचार्ज करती है। और इस करंट से फायदा क्या होता है सरफेस करंट से, दैट एक रीजन का हीट जो है दूसरे रीजन में जाकर ट्रांसफर होता है। जैसे अगर आप यहां पर देखिए, यहां से करंट ऐसे बह रही है ना गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, तो यहां की हीट क्या कर रही है गल्फ स्ट्रीम, वो यहां पर नदर्न लैटिट्यूड्स में ले जा रही है। समझ लो, वही तो लिखा हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू पोलर रीजन, है ना। इससे क्या हो रहा है, दैट लोकल लेवल और रीजनल लेवल में क्लाइमेट चेंज होगा, एब्सोल्युटली होगा। और यही नहीं दोस्तों, सरफेस विंड जो है करंट जो है ना वो 10% ऑफ द ऑल वाटर ओशन का करंट हमें ये इंक्लूड करती है सरफेस करंट। तो बाकी 90% कौन इंक्लूड करता है भाई, वह इंक्लूड करता है डीप वाटर करंट। जी हाँ, 90% ऑफ ओशन वाटर सर्कुलेशन, आप समझ पा रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें दिखता भी नहीं है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण, वाटर टेम्परेचर डिफरेंशिएशन के कारण, वाटर सैलिनिटी डिफरेंशिएशन के कारण। ठीक है, इस पे क्या होता है दैट दीज, अच्छा अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, दैट अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाटर टेम्परेचर थर्मो हेलाइन क्या होता है, उसके बाद सैलिनिटी डिफरेंस में हेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है, मतलब वो जो पॉइंट्स होते हैं वेरियस, वो चीज खैर वो सब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पड़ जाता है, राइट। और वो चीज अगेन हम लोग क्लासेस में पूरा कवर ही कर लेते हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी अगर चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, राइट। You just need to come into our headquarter in Guwahati, right? Anyways, these water moves around the ocean basin. जो ये 90% जो अंडर डीप वाटर सर्कुलेशन हम देखते थे ना, यह अराउंड द ओशन बेसिस थ्रू आउट ये सर्कुलेट करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, राइट। और ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट पता है कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में, डोंट वरी, राइट। वो आप देखोगे पूरा ओशन करंट जो है ना, वो आप अटलांटिक ले लो, पैसिफिक ले लो, इंडियन ले लो, वो सब कुछ कनेक्टेड होता है, राइट। और क्योंकि यह हीट को ट्रांसफर कर रहा है या फिर ओवरऑल ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड ड्यू टू द डिफरेंस इन सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, तो अनडाउटेडली ये जो है ना क्रिटिकल पार्ट बनाता है ऑफ द अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम एज वेल एज ओशन न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन साइकिल्स, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर। ओके, एनीवेज, तो इसी के आधार पर जो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ जो ओशन करंट का क्लासिफिकेशन था वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर ओशन करंट्स का सर्कुलेशन। अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो ये सिंपल है, बहुत इजी है यार। कोल्ड करंट, वार्म करंट सबने सुना होगा, राइट, है ना। कोल्ड करंट में क्या है भैया बताओ, ओयाशिवो करंट इज अ कोल्ड करंट, राइट। हम्बोल्ट करंट इज अ कोल्ड करंट, कैनरी करंट इज अ कोल्ड करंट। बट वहीं पर आप अगर वार्म करंट ले लोगे तो अगेन बहुत सारे करंट्स है, जैसे अगेन गल्फ स्ट्रीम इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वार्म करंट, सो राइट। सो अगेन कोल्ड करंट का बेसिकली होता क्या है और वार्म करंट क्या होता है। देखो, कोल्ड करंट मतलब यह जो है ना करंट में जो है वाटर जो होगा ना वो कोल्ड इन नेचर होगा, ठीक है। और वो कहां से कहां लाएगा, कहां से कहां वाटर को ट्रांसफर करेगा, ऑफ कोर्स कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में। बट वहीं पर वार्म करंट कहां से कहां ट्रांसफर करेगा, वार्म वाटर को कोल्ड वाटर एरिया में वह ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको समझनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि उसी के आधार पर बेसिकली पूरा दुनिया का जो ओशनिक सर्कुलेशन है ना वो कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट। आप देखो यहाँ पे मैं क्लियरली दिखा भी दिया हूं आपको, ये देख रहे हो, ये ब्लू में जो है ना ये है कोल्ड करंट, जिसमें पेरू करंट, इसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, हम्बोल्ट करंट। तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए ना तो कंफ्यूज मत करना। कैलिफोर्निया करंट, कैनरी करंट देख रहे हो, बेंगुएला करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सब क्या है, ये सब आपका जाके कोल्ड करंट है। वहीं पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम क्लियरली दिख रहा है, अलास्का नॉर्वेगन करंट, कुरोशिवो करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, मोजाम्बिक करंट, अगुलास करंट, ब्राजील करंट, ये सब क्या है, वार्म करंट है। क्लियर है। चलो अब देखो, यही वाला मैं बताना चाह रहा था, ओशन जो कन्वेयर बेल्ट, मैंने बोला था ना दैट सरफेस के अलोंग जो है 10% ही वाटर का मूवमेंट देखने को मिलता है। मेन वाटर का मूवमेंट जो देखने को मिलता है 90% वह सब सरफेस वाटर का होता है, और वो एसोसिएटेड होता है विद दिस वेरी कन्वेयर बेल्ट जो क्या थ्रू आउट दुनिया में सर्कुलेट करती रहती है, ठीक है। तो हमें समझ गया द टाइप ऑफ ओशन बेस्ड ऑन डेप्थ और बेस्ड ऑन टेम्परेचर जो है क्या क्या है ओशन करंट। ओके, अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करंट में।
कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखो, जो हम लोगों ने पढ़ लिया ना वही चीज कैरेक्टरिस्टिक्स है। जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा दे रहा हूं ना दैट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे अगर आपको बाई चांस कंफ्यूजन ना हो दैट अरे यार सर अभी तो हम लोगों ने वही सब पॉइंट्स पढ़ा, फिर क्या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियरली लिख दिया है दैट ये जो ओशन करंट्स है ना, वो ज्यादातर जो है उस रीजन के प्रिवेलिंग विंड्स और वहां के कोरियोलिस फोर्स के कारण ही मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स में के कारण जो है नॉर्थ डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, साउथ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलता है क्या नहीं? ठीक है, तो यही चीज बेसिकली यहां पर भी लिखा हुआ है ना। एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशन इन द मिडिल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक, ये तो हमें पता ही है राइट, दैट एक्चुअली मिड लैटिट्यूड्स में देख लोगे, देखो देखो तीन चीज होता है। एक तो होता है ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से जो आपका जाके आर्कटिक सर्कल और ये वाला अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट हुआ ना मिड लैटिट्यूड हुआ। अब यहाँ पे एयर सर्कुलेशन अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक इन नेचर होता है, तो इसीलिए ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स जो है ना वो भी इसी के ऊपर जो है कॉरस्पॉन्ड करती है राइट। At the higher latitudes, wind flows in most cyclonic and oceanic circulation follows that pattern. जी हाँ, absolutely. Higher latitude में further cyclonic बन जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है, तो वो उसी पैटर्न को बेसिकली फॉलो करती है। ये तो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ना। जैसे इन द रीजन्स ऑफ प्रोनाउंस्ड मॉनसूनल फ्लो द मॉनसून विंड्स इन्फ्लुएंसेस द करंट मूवमेंट। एब्सोल्युटली, अगर सोचो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मॉनसून हमें देखने को मिल रहा है राइट, तो मॉनसून के विंड के अंडर जो है ना ये ओशनिक करंट का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये तो खैर रीजनल एस्पेक्ट है, बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर ही सकते हैं। ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स वार्म करंट जो है फ्रॉम द लो लैटिट्यूड टेंड्स टू मूव टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वही चीज बताया गया है, वार्म करंट जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जाकर लो आई मीन मूवमेंट जो है दर्शाती है ड्यू टू द मेनली कोरियोलिस फोर्स राइट, और वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, वैसे ही साउथ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। जो चीज हम लोगों ने डिस्कस किया ना उसका सिर्फ अगर आप जिस्ट निकालो तो दैट बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है। ओशनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू अनदर, है ना, और हम लोगों ने बिल्कुल देखा भी ये चीज, ठीक है, थ्रू द कन्वेयर बेल्ट, है ना। वो चीज आप लिख सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। अगर ऐसे देखो, भरोसा मत करो दैट जो जी यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज आपको लिखना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, खत्म बात, है ना। ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आते रहेंगे, जैसे मैंने बोला ना कन्वेयर बेल्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो, एब्सोल्युटली ऐड कर सकते हो। नाउ द कोल्ड वाटर्स ऑफ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल मूव्स टुवर्ड्स वार्मर ओशन इन ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन, व्हाइल द वार्म वाटर्स इन द लोअर लैटिट्यूड मूव्स पोलवर्ड। ये तो खैर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसी के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ओशन करंट्स के वो हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस कर लिया। अब आ जाता है वेरियस ओशन करंट्स ना। दोस्तों यहाँ पे मैं जो है ना, जैसे अटलांटिक ओशन करंट में कौन कौन से ओशन करंट है मेनली, ठीक है, उन चीज के बारे में डिस्कस किया। बट मैं सोच रहा हूँ एक अलग सा क्लास ले आऊँ आपके लिए जहां पर इसको और भी ज्यादा डिस्क्राइबली डिस्कस करूँ, दैट इज जैसे कैनरी करंट, ये कहाँ से कहाँ बहता है एग्जैक्टली, मतलब भीतर भीतर से एक एक करंट के निटिग्रिटीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे राइट। तो वो चीज़ अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो दैट इफ यू वांट दैट लेसन आल्सो राइट, देन आई विल थिंक ऑफ ब्रिंगिंग दैट लेसन एज वेल राइट। इफ यू आर फाइन विद इट, आप अगर खुद से पढ़ सकते हो देन दैट्स फाइन, बट मैं अगर वहां पे ले आऊंगा तो मैं पूरा विजुअलाइजेशन के साथ ले आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट इज करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। ये भी आप अगेन वीडियो को पॉज करो, देख लो कहाँ कहाँ से कौन कौन से करंट फ्लो कर रहे हैं, और वैसे ही क्लियरली अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से फ्लो कर रहा है, तो इसी से आपको ये पता चल जाएगा, है ना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा इसके बारे में। एनीवेज, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स के इम्पैक्ट क्या होता है भैया? देखो, एक क्लाइमेट, कोई भी रीजन के क्लाइमेट को ये चेंज कर सकता है, दैट इज ओशन करंट जो है ये इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन थ्रू विच दे फ्लो। जैसे वार्म इक्वेटोरियल करंट अगर देख लीजिएगा, ठीक है, वह उस जैसे अगर वार्म इक्वेटोरियल मतलब वो ये वार्म करंट है, तो ये जहां जहां से जाएगा ना उस रीजन के आजू बाजू को गर्म करता हुआ जाएगा। सिमिलरली कहीं से अगर कोल्ड वाटर करंट बह रहा है ना, तो वो आजू बाजू वाले रीजन को थोड़ा ठंडक पहुंचाते हुए जाएगा। समझ रहे हो बात? जैसे एग्जांपल भी देख लीजिएगा, ब्रिटिश आइलैंड जो है ना, इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली कोल्ड विदाउट वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। देखो क्या होता है ना, गल्फ स्ट्रीम ऐसे बहता है, ये अगर सोच लो, ये देखो अगर नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अलोंग दिस गल्फ स्ट्रीम ऐसे बहता है, और यहाँ पे आपको पता है ब्रिटिश आइलैंड है।
ये गल्फ स्ट्रीम जो है चेंज हो जाता है इनटू नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब ये इधर आ जाता है, ठीक है। अब जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहां से आ गया ना, तो क्या होता है ना, ये क्योंकि अपने आप में गर्म है, राइट, और ये जो आपका जाके ब्रिटिश आइलैंड जो है ये काफी ज्यादा ठंडी वाली रीजन में है, तो ये गर्म करंट के कारण जो है ना, इस रीजन का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा मॉडरेट होता है। वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ सिमिलरली हॉट क्लाइमेट ऑफ पेरू इज कूल्ड बाई कोल्ड पेरू क्लाइमेट। अब पेरू तो आपको पता ही है, ये साउथ अमेरिका अगर देख लोगे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर है पेरू, राइट। अब यहां से हमें पता है दैट हम्बोल्ट करंट बहती है। हम्बोल्ट करंट जो है वो कोल्ड वाटर करंट होती है। कोल्ड वाटर के करंट जो है इस रीजन में भी ठंडक पहुंच जाती है, क्योंकि पेरू अपने आप में बहुत ही ज्यादा हॉट रीजन है, राइट। नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक इंपैक्ट होता है वो है रेनफॉल का। नाउ विंड जो है ना, ब्लोइंग ओवर द वार्म करंट, क्या होता है ना, पिकअप कर देता है वहां से मॉइस्चर, है ना। और इस मॉइस्चर पिकअप करने के बाद जो है बेसिकली जहां पर ये जाता है वहां पर ये रेनफॉल क्रिएट करता है। जैसे अब देख लो आप, विंड जो बह रही है आपका जाकर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए से, तो वो पिकअप कर लेगी मॉइस्चर को, राइट, और वो अलोंग द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाकर जो है वो मॉइस्चर को गिरा देती है यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर देखोगे, कोल्ड करंट डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल बट इट मेक्स द रीजन कूलर एंड ड्रायर, बहुत कूल, जैसे कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, वो हार्डली ही कोई रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द कोल्ड बेंगुएला करंट, ठीक है। वैसे ही और भी अलग अलग क्लाइमेटिक इंपैक्ट होता है, जैसे फॉग फॉर्मेशन। आप खुद सोचो, जैसे कुरोशिवो करंट और ओयाशिवो करंट जहां पे मिलता है ना अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान, वहां पर बहुत ज्यादा फॉग क्रिएट हो जाता है, राइट। भले ही दैट रीजन बिकम्स वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड, बट एट द सेम टाइम वहां पर अगर दो शिप आकर टकरा भी सकती है, इतना ज्यादा फॉग क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखता है, विजिबिलिटी एकदम जीरो सा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स अ फिशिंग जोन। जैसे कि मैंने बोला दैट अगर फॉग जम रहा है तो क्या होता है ना, दैट यहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिल रहा है, राइट। तो वहां पे कोल्ड ओशन करंट जब भी आता है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले आता है। न्यूट्रिएंट्स अब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स मतलब फिश का खाना। फिश का खाना जहां पर होगा वहीं पर हमें वेरियस फिशेज स्पीशीज देखने को मिलेंगे, और वहीं पर मछुआरे भी पहुंच जाते हैं फिशिंग करने के लिए। समझ रहे हो बात, तो ये चीज है। नेक्स्ट इज डेजर्ट फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ना, कोल्ड ओशन करंट जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है डेजर्ट फॉर्मेशन को। जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के वेस्टर्न कोस्ट रीजन्स पे जितने भी आप देखिएगा वहां पर आपको डेजर्ट देखता हुआ मिलेगा, राइट। वैसे ही ट्रेड एंड कॉमर्स भी इंपैक्ट होता है, ऑफ कोर्स। जैसे मेनी वार्म करंट्स कीप द पोर्ट्स ऑफ यूरोप आइस फ्री, राइट, तो उसके कारण क्या होता है, ट्रेड फैसिलिटेट होता है। वैसे ही वॉयलेंट स्टॉर्म एट टाइम्स, बहुत समय क्या होता है दैट वार्म और ओशन करंट मीटअप करता है, जिसके कारण उस रीजन में वॉयलेंट स्टॉर्म भी आ सकता है। क्योंकि अगर हमने बोला ना कोरियोलिस फोर्स भी तो एक्टिव है ना, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण अगर वहां पे चक्रव्यूह क्रिएट हो गया तो हरिकेन्स क्रिएट हो जाएगा यार। हरिकेन्स क्रिएट होगा तो आपको पता ही है दैट कैसे वो डैमेज करता है। जैसे हमारे हरिकेन्स क्या है, वही साइक्लोन ही तो है। अगर यूएसए के पार्ट में उसको हरिकेन बोलते हैं, चाइना के रीजन में उसको टाइफून बोलते हैं, इंडिया में उसको आपका जाकर साइक्लोन बोलते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में सिर्फ नाम ही इसको अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ ओवरऑल ओशन करंट का A to Z यहाँ पर खत्म होता है, राइट। कैसे आपको लगा, प्लीज आपके कमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में बिल्कुल लिखिए। विल बी वेरी मच हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।